प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह के अंतर्गत प्रसिद्ध छायावादी कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्म परिचय पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले मुझे कुछ बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना होगा। आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा ही होगा कि कविता जब हम पढ़ते हैं तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो होता है कविता का अर्थ, दूसरा होता है भावार्थ और व्याख्या। तो अर्थ वह होता है जो शब्दशः अर्थ करें। भावार्थ में पूरा पद पढ़कर आपको बतलाना है केवल 3 या 4 पंक्ति में कि इसका भाव क्या है। और व्याख्या तब तक आपकी पूर्ण नहीं होती है जब तक उसमें संदर्भ, प्रसंग और काव्य सौंदर्य नहीं हो। तो संदर्भ आप जानते हैं कि किसे कहते हैं। संदर्भ का परिवर्तित प्रश्न है कि कवि तथा कविता का नाम बताइए। संदर्भ किसे कहते हैं? संदर्भ में आता है कवि तथा कविता का नाम बताइए। तो आपको उसमें कवि और कविता का नाम बतलाना है। दूसरी बात उठती है प्रसंग की। प्रसंग किसे कहते हैं? प्रसंग का दूसरा प्रश्न बनता है कि प्रस्तुत पद्यांश का या प्रस्तुत पंक्तियों का मुख्य विषय क्या है। मुख्य विषय आपको बतलाना है, मुख्य विषय क्या है। और दूसरी बात यह भी हो सकती है कि कवि क्या बतलाना चाहता है। प्रसंग के अंतर्गत कवि क्या बतलाना चाहता है। अब तीसरा आप करेंगे व्याख्या। तो व्याख्या में आपको शब्दशः अर्थ करते हुए भावार्थ भी बतलाते चलना है। अच्छी तरह से उसको समझाना है कि अर्थात कवि यहाँ पर यह कह रहा है। अब व्याख्या के बाद आ जाएगा आपका काव्य सौंदर्य। आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि व्याख्या के बाद विशेष लिखते हैं। विशेष अर्थात काव्य सौंदर्य। विशेष अर्थात काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य 2 बातों से मिलकर के बनता है, भाव सौंदर्य तथा शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य में आप भाव बतलाएंगे और शिल्प का अर्थ होता है कला, कलात्मक ढंग से प्रस्तुत। इस कविता में क्या कलात्मकता है? तो आपको शिल्प में सबसे पहले बतलाना पड़ेगा काल, फिर भाषा, शैली, अलंकार और छंद। रस चाहे तो रस भी बतला सकते हैं, कौन सा रस है। तो अब मैंने यहाँ पर बात की है काल की। तो आपको यह जानना बहुत आवश्यक है कि आप जिस कवि की कविता पढ़ रहे हैं वह कौन से काल की है। तो इसी के अंतर्गत मैं आपको बतलाना चाहती हूँ कि हिंदी साहित्य के इतिहास को जिन कालों में बांटा गया है उनके आप नाम सुन लें। सर्वप्रथम आता है आदिकाल, जहां से प्रारंभ हुई है कविता। इसके अंतर्गत अमीर खुसरो आते हैं। आदिकाल के बाद प्रारंभ होता है वीर गाथा काल। जैसे कि नाम से स्पष्ट वीर गाथा काल, वीर रस से प्रधान कविताएं होंगी इसमें। तीसरे नंबर पर आपका आता है भक्ति काल। तीसरे नंबर पर आता है भक्ति काल, जिसमें भक्ति से संबंधित कविताएं होंगी। भक्ति काल के बाद आता है रीति काल। रीति अर्थात श्रृंगार, श्रृंगार रस से संबंधित कविताएं होंगी। यहाँ तक आ गए, रीति काल तक आ गए आपके प्राचीन कवि। उसके बाद प्रारंभ होता है छायावाद। छायावाद के बाद प्रगतिवाद और प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद। छायावाद अर्थात नई कविता। तो आ गए हैं हम मुख्य बात पर, मुख्य बिंदु पर आ गए हैं कि छायावाद। तो अब हम छायावाद के प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय जी बच्चन के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। उनका जीवन परिचय क्या है। तो ये आपकी पुस्तक में दे रखा है, आप पढ़ भी सकते हैं। फिर भी हम जान लें
कि उनका जन्म हुआ था सन 1907 इलाहाबाद में। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ, प्रवासी की डायरी। उनका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। उनका निधन सन 2003 मुंबई में हुआ। परिचय नामक कविता में हरिवंश राय बच्चन जी ने बतलाया है कि अपने को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा होता है। जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं। दुनिया अपने व्यंग्य बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है। और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है। मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतलवाणी में आग, विरुद्धों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है, यह ठस्सा ही छायावादोत्तर गीतिकाव्य का प्राण है। किसी असंभव आदर्श यूटोपिया की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकराकर उस भाव से दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं है। प्रीति कलह का यही वितान और विरोधाभास का यह विग्रह इन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ रहस्यात्मकता से लहालोट रखता है। तो ये जो आपकी पुस्तक में कविता का सारांश है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसी में कविता का पूरा जो मूल तत्व है, मुख्य भाव है, वह आ जाता है। तो इसे पढ़ना आपको बहुत आवश्यक है। इसे याद रखना, इसे समझना। यदि आपने इसको समझ लिया तो पूरी कविता आपको समझ में आ जाएगी। चलिए कविता का पहला पद प्रारंभ करते हैं। पहला पद यानी कविता की प्रारंभ की जो 4 पंक्तियां हैं, इसके बाद की जो 4 पंक्तियां हैं, ऐसे कुल 8 पंक्तियों का एक पद प्रारंभ हो रहा है। काव्यांश, पद्यांश। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। सर्वप्रथम हमें शब्दार्थ जानना बहुत आवश्यक है। तो शब्दार्थ आप किताब में पेंसिल से लिखेंगे। जो शब्द दे रखे हैं वहीं पर उनका पेंसिल से आप अर्थ लिख लेंगे, और होमवर्क कॉपी में आपको आगे की बातें लिखना है। कविता का अर्थ लिखना है, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको लिखनी है।
तो सबसे पहले शब्दार्थ है जग जीवन। जग जीवन का अर्थ है सांसारिक जीवन की समस्याएं। दूसरा है झंकृत। झंकृत झंकार की ध्वनि। स्नेह सुरा। स्नेह सुरा प्रेम की मदिरा। स्नेह यानी प्रेम, सुरा यानी मदिरा। पान। पान यानी पीना। गाते प्रशंसा या स्तुति करते। जग की गाते का अर्थ हो गया, जग की गाते सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त। अब जब आप कविता का अर्थ, काव्यांश का अर्थ लिखना होमवर्क कॉपी में प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे संदर्भ। आप लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखेंगे आप? प्रस्तुत पंक्तियाँ छायावादोत्तर काल के प्रतिनिधि कवि श्री हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्म परिचय नामक कविता से उद्धृत हैं। यह विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि कवि तथा कविता का नाम दोनों आप इन्वर्टेड कॉमे में लिखेंगे, उसके नीचे लाइन खींचेंगे। अब दूसरा है संदर्भ के बाद प्रसंग। प्रसंग जैसा कि मैंने बतलाया है कि कवि क्या बतलाना चाहता है, कवि प्रस्तुत काव्यांश का मुख्य विषय क्या है। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में कवि स्वयं के व्यक्तित्व की अंतर्निहित विशेषताओं को उद्घाटित करता है। अब चलते हैं व्याख्या की ओर। व्याख्या किस तरह से करनी है समझेंगे आप। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि क्या कहते हैं कि मैं संसार की जिम्मेदारियों को अनुभव करता हूँ। मैं संसार की जिम्मेदारियों को अनुभव करता हूँ। उन समस्याओं का निराकरण करता हूँ। मेरे मन में संसार के सभी प्राणियों के लिए स्नेह है। मेरे मन में संसार के सभी प्राणियों के लिए स्नेह है। अतः मैं यह अनुभव करता हूँ कि संसार की समस्याओं के निराकरण का दायित्व मेरा है। संसार के समस्याओं के निराकरण का दायित्व मेरा है। मानो सारे संसार का भार मेरे कंधों पर है। मानो सारे संसार का भार मेरे कंधों पर है। लिए फिरता हूं का तात्पर्य यही है। मैं दूसरे के कष्टों को अनुभूत करता हूं। अब कवि कहता है कि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। झंकृत झंकार की ध्वनि। झंकार कहाँ से? वीणा की बात है। वीणा के जो तार हम उनको बजाते हैं, छेड़ते हैं तो झंकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। वही बात आप देखिए कि कवि क्या कहता है कि जिस प्रकार वीणा के तारों को स्पर्श करने से झंकार की आवाज आती है, उसी प्रकार अपनी सांसों से ही दूसरों के दुख की अभिव्यक्ति कर देता हूँ। जिस प्रकार वीणा के तारों को स्पर्श करने से झंकार की ध्वनि होती है, उसकी आवाज आती है, उसी प्रकार मैं अपनी श्वासों से ही दूसरे के दुखों की अभिव्यक्ति कर देता हूँ। आगे की ओर बढ़ते हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। स्नेह सुरा, सुरा यानी मदिरा, स्नेह प्रेम। तो कवि कहते हैं कि जिस प्रकार मदिरा पेयी मदिरा का पान करने के बाद संसार की सारी समस्याओं को भूल जाता है,
उसी प्रकार मैं स्नेहसुरा प्रेम रूपी मदिरा का पान करने के बाद अपनी सांसारिक चिंताओं को भुला दिया करता हूँ। अर्थात संसार से प्रेम के कारण मैं स्वयं को भूल जाता हूँ। मैं स्वयं को भूल जाता हूँ। संसार की यह रीति है कि जो सांसारिकता में डूबे रहते हैं, संसार उनको ही महत्व देता है। संसार उनको ही महत्व देता है, किंतु मैं अपने मन की बात कहता हूँ। जग पूछ रहा है उनको, जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो कवि के अनुसार मैं अपने मन की बात कहता हूँ, उसके अनुसार ही अपने कर्तव्य का निर्धारण करता हूँ। अपने मन की अभिव्यक्ति ही मेरे गान हैं, मेरे गीत हैं। यह हो गई आपकी व्याख्या। अब मैंने बतलाया था विशेष या काव्य सौंदर्य। व्याख्या के बाद देखिए इस तरह से संदर्भ आ गया, प्रसंग आ गया, व्याख्या लिखा, उसके बाद विशेष या काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य दो बातों से मिलकर बनता है, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य में हम भाव लिखेंगे तो भाव क्या लिखेंगे? कवि ने कविता के माध्यम से स्वयं का वैचारिक व भावनात्मक परिचय दिया है। वह संसार से अपना संबंध द्विधात्मक व द्वंद्वात्मक रूप में देखता है। अब आपको करना है शिल्प सौंदर्य। सबसे पहले लिखेंगे काल। कौन से काल की कविता है? काल छायावाद, भाषा है साहित्यिक खड़ी बोली, शैली है आत्मकथात्मक, स्वयं के बारे में बतलाया गया है इसलिए आत्मकथात्मक, संवेदन सिक्त काव्य रचना है, गेयात्मकता है, यह कविता गाई जा सकती है इसलिए इसमें गेयात्मकता, ध्वनि है ध्वन्यात्मकता, संगीत है संगीतात्मकता, लय है लयात्मकता। छंद कौन सा हो गया? मुक्त छंद। मुक्त छंद का अर्थ है छंद में बंधी हुई नहीं। छायावाद से कविता छंद में बंधी नहीं रहती, नई कविता छंद मुक्त, मुक्त छंद। अलंकार है स्नेह सुरा में रूपक और अनुप्रास, जग जीवन जो जग में अनुप्रास। दूसरा पद, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, जग भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। शब्दार्थ देखेंगे, निज यानी अपना, उर यानी हृदय, उद्गार भावों की अभिव्यक्ति, उपहार भेंट, अपूर्ण अभावमय, दहा जला, मग्न प्रसन्न, भवसागर संसार रूपी सागर, मौजों लहरों, तरना उद्धार करना, भाता अच्छा लगना। संदर्भ पूर्ववत है। प्रसंग, प्रसंग आपको लिखना है कवि अपने हृदय के भावों का वर्णन करता है। अब व्याख्या करेंगे, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं कविता के व्यक्त करता फिरता हूँ। मैं जो कुछ कह रहा हूँ इसे संसार के प्रति मेरी हार्दिक भेंट समझना चाहिए। मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे संसार के प्रति मेरी हार्दिक भेंट समझना चाहिए। संसार क्या है? अभावों से ग्रस्त है, तो यहाँ सब पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं।
सभी अपूर्णता का अनुभव करते हैं। तो ऐसा संसार मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा संसार मुझे अच्छा नहीं लगता। अतः मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। अतः काव्य जगत में मेरा अपना कल्पना लोक है, जिसमें मानव के स्वप्नों को साकार रूप में प्रस्तुत किया है यह अपूर्ण संसार मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ कि ऐसा संसार मुझे अच्छा नहीं लगता। अतः काव्य जगत में मेरा अपना कल्पना लोक है, जिसमें मानव के स्वप्नों को साकार रूप से प्रस्तुत किया है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। बहुत बढ़िया बात है कि संसार के अभाव, पीड़ा, लालसा आदि भावों को देखकर मेरे हृदय की आग, अग्नि मुझे जलाती रहती है, किंतु मैंने अपने को सुख दुख से ऊपर कर लिया है। उससे ऊपर उठकर कवि कहता है कि ये भाव मुझे कष्ट नहीं दे पाते, ये भाव मुझे कष्ट नहीं दे पाते, क्योंकि मैंने अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियों में आनंदित रहना सीख लिया, इसलिए सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं संसार रूपी सागर को पार करने के लिए संसार के कष्टों में भी आनंद का अनुभव करता हूँ। तो मेरी स्थिति उस नौका के समान है। भवसागर की बात की, नौका की बात आना आवश्यक है। उस नौका के समान है जो सागर की लहरों के ऊपर झूलती, मौजों की बात है, सागर की लहरों के ऊपर झूलती हुई भी मस्ती से तैरती हुई किनारे तक ले जाती है, किनारे तक ले जाती है। तो मैं उसमें ही मस्त बहा करता हूँ, उसमें ही आनंदित रहा करता हूँ। चलिए अब काव्य सौंदर्य देखते हैं। भाव सौंदर्य, भाव लिखना है आपको। कवि हृदय की व्यापकता का मनोरम वर्णन करता है। वह अपने हृदय के भावों को वाणी दे रहा है। संसार के अभावों चिंतित कवि उसे पूर्णता प्रदान करना चाहता है। वह हृदय में अग्नि लेकर जहाँ जलता है वहाँ सुख दुख में मग्न रहना भी जानता है। शिल्प काल छायावाद, भाषा भावानुरूप, सहज सरल प्रवाहमयी और शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली तो आपको लिखना ही है, जैसा कि मैं पहले बतला चुकी हूँ, वो तो सभी काव्यांश में आएगा। शैली है आत्मकथात्मक, वही गेयात्मकता, ध्वन्यात्मकता, संगीतात्मकता, लयात्मकता। छंद हो गया मुक्त यानी मुक्त छंद। अलंकार है भवसागर, भव मौजों तथा अग्नि में रूपक अलंकार। तीसरा पद, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। शब्दार्थ देखेंगे। सबसे पहले यौवन जवानी, उन्माद अत्यधिक प्रेम की सनक, पागलपन, अवसाद दुख से उत्पन्न उदासी, शिथिलता, निराशा, विषाद। नादान नासमझ, अज्ञानी, दाना बुद्धिमान, ज्ञानवान, मूढ़ यानी मूर्ख। संदर्भ पूर्ववती है। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? इस अंश में कवि अपने हृदय के द्वंद्व का वर्णन करता हुआ संसार की मूर्खता पर करारा प्रहार करता है। चलिए अब व्याख्या की ओर। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ,
उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कवि के हृदय में यौवन का जोश है। युवावस्था जीवन की सबसे जोशीली अवस्था होती है, इसलिए कवि ने यौवन का उन्माद कहा है कि कवि के हृदय में यौवन का जोश है, अतः वह समस्त संसार को अपने प्रेम का उपहार देना चाहता है। अत्यधिक प्रेम की सनक में वह मार्ग में आए कष्टों, अवसाद जो है, मार्ग में आए कष्टों की भी चिंता नहीं करता है। यही कारण है कि प्रेम की सनक दुख से उत्पन्न उदासी और शिथिलता भी अपने साथ लेकर आती है। इस विरोधाभासी दशा में मैं बाहर से भले हंसता रहता हूँ, किंतु मेरा हृदय रोता है। रुलाती भीतर मेरा हृदय रोता है। अत्यधिक वेदना की स्थिति है, क्योंकि मैं किसी की स्मृति को संजोए हुए फिर रहा हूँ, किसी की याद लिए फिरता हूँ, किसी की स्मृति को हृदय में संजोए हुए फिर रहा हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दान। संसार के सभी मनुष्य सत्य की खोज में लगे हुए हैं, किंतु यह सत्य किसी ने अभी तक या सभी के द्वारा अविदित है, किसी ने नहीं जाना है। तो कवि को दुख है कि अपने को ज्ञानवान समझे बैठे हैं जो लोग। वे कैसे हैं? वे अज्ञानी हैं। वे कैसे हैं? वे अज्ञानी हैं। फिर मूढ़ न क्या जग, जो इस पर भी सीखे। मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान भुलाना। तो जब सत्य को जान ही नहीं पाए, जब ज्ञानी ही अज्ञानग्रस्त हैं, तब भी सीखने का प्रयास कवि को मूर्खतापूर्ण प्रतीत होता है। अतः वह तो सीखे हुए को भूलने की विद्या को सीख रहा है। कवि क्या कर रहा है? सीखे हुए को भूलने की विद्या को सीख रहा है। चलिए अब काव्य सौंदर्य। तीसरे पद का भाव सौंदर्य है। कवि के हृदय के द्वंद्व का सुंदर वर्णन हुआ है। शिल्प सौंदर्य में लिखेंगे काल छायावाद, भाषा संस्कृत निष्ठ शब्दावली, साहित्यिक खड़ी बोली, भाषा सहज सरस प्रवाहयुक्त, शैली कथन शैली, आत्माभिव्यक्ति परक शैली, छंद मुक्त छंद, अलंकार मिटे सब सत्य किसी तथा किसी की में अनुप्रास, उन्मादों में अवसाद पद में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग है, क्योंकि कवि एक तरफ तो उन्माद की बात करता है और दूसरी तरफ अवसाद दुख की बात करता है, तो इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। इसी प्रकार बाहर हंसा रुलाती भीतर एक अन्य विरोधाभासी स्थिति है कि बाहर से तो कवि हंस रहा है, भीतर से रो रहा है। तो कवि के हृदय में विरोधों का सामंजस्य दिखता है। चौथा पद, मैं और जग और कहाँ का नाता। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ, जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। शब्दार्थ देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 3 जगह और दिए हैं। तीनों औरों के शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं
और, पहला और यानी दूसरा, और यानी तथा, नाता संबंध, बना निर्माण करना, वैभव धन दौलत, ऐश्वर्य सुख समृद्धि, पग यानी कदम, प्रतिपग दोनों पैरों से, ठुकराना उपेक्षा करना, अनादर प्रकट करना, निज अपना, रोदन रुदन रोना, राग प्रेम गीत गाना, आग आवेश तेज, प्रभाव भूप यानी राजा, प्रासाद यानी महल। प्रसाद और प्रासाद में बहुत अंतर है, मात्रा पर ध्यान दीजिएगा। प्रासाद महल, निछावर न्योछावर, त्याग निछावर यानी न्योछावर त्याग, और भाग यानी अंश हिस्सा। संदर्भ आपका आ जाएगा पूर्ववत। प्रसंग, प्रसंग है सांसारिक लोगों से इतर भावुक हृदय कवि अपनी रचनात्मकता से एक भिन्न सृष्टि का निर्माण करना चाहता है। चलिए आप व्याख्या की ओर। मैं और जग और, कहाँ का नाता? मैं बना कितने जग रोज मिटाता। कवि अपने परिचय में बतलाता है कि मेरा और जगत का कोई संबंध नहीं है। कहाँ का नाता? कोई संबंध नहीं है। जग आसक्ति है और मैं आसक्ति रहित हूँ। अतः जगत से मेरा क्या संबंध? कहाँ का नाता? जग से मेरा क्या संबंध? मैं अपनी कल्पना से बना नित नए संसार का निर्माण करता हूँ, बनाता बिगाड़ता रहता हूँ, रोज बनाता रोज मिटाता। तो संसार के व्यक्तियों को पृथ्वी से बहुत लगाव रहता है। राजा से लेकर रंक तक सभी पृथ्वी का एक अंश चाहते हैं, किंतु कवि को पृथ्वी के प्रति कोई भी आकर्षण नहीं है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। कि संसार के व्यक्तियों को पृथ्वी से बहुत लगाव रहता है, तो राजा से लेकर रंक तक सभी पृथ्वी का एक अंश चाहते हैं, किंतु कवि को पृथ्वी के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। वह अनासक्त भाव से रहता हुआ पृथ्वी की उपेक्षा करता है, ठुकराता है, पृथ्वी की उपेक्षा करता है, सांसारिकता की उपेक्षा करता है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि यदि मैं रोता भी हूँ तो उसमें भी गीत के आनंद की अनुभूति करता हूँ। राग लिए फिरता हूँ, गीत के आनंद की अनुभूति करता हूँ। मैं भले ही शीतल वाणी मधुर वाणी से अपनी बात कहूँ, किंतु उसमें मेरे हृदय की आग छिपी रहती है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं संसार के दुख दर्द का गायक हूँ, मेरी रागिनी में भी मेरा दर्द है, तो मेरा रोना संसार के लिए है, अतः उसमें संसार की कल्याण कामना के स्वर हैं। सांसारिक आकर्षण मुझे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते, तो मेरे पास तो वह अवशेष है जिस पर भूपों राजाओं के बड़े बड़े प्रासाद यानी महल भी न्योछावर किए जा सकते हैं। तो खंडहर अर्थात मेरे पास जो अवशेष हैं जिस पर राजाओं के बड़े बड़े महल भी न्योछावर किए जा सकते हैं। काव्य सौंदर्य देखेंगे। चौथे पद का काव्य सौंदर्य, पहला है भाव सौंदर्य। कवि की संसार के प्रति अनासक्ति का सुंदर एवं प्रभावशाली वर्णन है। शिल्प सौंदर्य, काल छायावार, भाषा में संस्कृत की तत्सम शब्दावली की बहुलता है। भाषा में क्षेत्रीयता का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है।
शैली आत्मकथात्मक, छंद मुक्त छंद, अलंकार और शब्द 3 बार भिन्न भिन्न अर्थ संदर्भों में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यमक। बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश, रोदन में राग और शीतल वाणी में आग, विरुद्धों की स्थिति होने से विरोधाभास अलंकार है। 5वां पद, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। शब्दार्थ देखेंगे। सबसे पहले हम, फूट पड़ा बहुत आवेग से रोना, दीवाना मस्त पागल बेपरवाह, मादकता मस्ती नशा, निशेष यानी संपूर्ण, जो शेष ना हो वह क्या हो गया, संपूर्ण। संदर्भ आपका पूर्ववर्ती हो जाएगा। प्रसंग, प्रसंग में लिखेंगे आप, कवि के अंतर में निहित क्रंदन एवं दीवानगी एक नए विश्व या समाज के सृजन हेतु है। कवि का हृदय प्रेम की मस्ती से सराबोर होकर एक नए समाज का स्वप्न देखता है। चलिए व्याख्या करेंगे। व्याख्या, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। कवि कहते हैं कि जब कविता के माध्यम से मैं अपने हृदय के दुख को व्यक्त करता हूँ, तब संसार उसे मेरा गान समझता है। दुख की अधिकता में जब भावाभिव्यक्ति अनायास होती है, उसे यह संसार छंद रचना समझता है, उसे यह संसार छंद रचना समझता है। तो संसार मुझे कवि मान रहा है, संसार मुझे कवि मान रहा है, वह मुझे कवि के रूप में अपना रहा है, किंतु मैं अपने इस स्वरूप। व्याख्या, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। कवि कहते हैं कि जब कविता के माध्यम से मैं अपने हृदय के दुख को व्यक्त करता हूँ, जब कविता के माध्यम से मैं अपने हृदय के दुख को व्यक्त करता हूँ, तब संसार इसे मेरा गाना समझता है। दुख की अधिकता में जब भावाभिव्यक्ति अनायास होती है, तो उसे यह संसार छंद रचना समझता है, छंद बनाना, छंद रचना समझता है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। संसार मुझे कवि मान रहा है, वह मुझे कवि के रूप में अपना रहा है, किंतु मैं अपने इस स्वरूप को सही नहीं मानता। वस्तुतः मैं एक ऐसा दीवाना हूँ जिसे अपनी परवाह नहीं, किंतु संसार की पीड़ा को मैं काव्यबद्ध कर रहा हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मेरा बाह्य स्वरूप अर्थात मेरी वेशभूषा दीवानों जैसी है। किसके जैसी है? दीवानों जैसी। किंतु मैं पूर्ण मस्ती का आनंद अपने में अनुभूत करता हूँ। बाह्य स्वरूप के प्रति लापरवाही रखते हुए कवि के हृदय में मस्ती का साम्राज्य है। इस मस्ती की स्थिति में जो कविता निकलती है, इस मस्ती की स्थिति में जो कविता निकलती है, उसे सुनकर संसार के मनुष्य झूम उठते हैं, सम्मान से झुक जाते हैं, हृदय में आनंद की हिलोरें उठने लगती हैं। अतः कवि इस निष्कर्ष पर आता है
कि कविता के माध्यम से मैं संसार को मस्ती का संदेश सुनाता फिरता हूँ। यहाँ पर संस्कृत के प्राचीन कवि महर्षि वाल्मीकि की याद हो आती है। उन्होंने भी क्रौंच पक्षी के दुख से प्रभावित होकर, आदिकवि वाल्मीकि ने भी क्रौंची के विलाप से प्रभावित होकर छंद बनाया था। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। उधर सुमित्रानंद पंत जी ने भी कहा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो चलिए अब आते हैं काव्य सौंदर्य की ओर। भाव सौंदर्य में आप लिखेंगे, कवि सांसारिक व्यक्तियों की नासमझी पर उलाहना देता है। कवि स्वयं को कवि नहीं अपितु मस्ती का संदेशवाहक मानता है। दुख की अधिकता में छंद स्वतः फूट पड़ता है। आदिकवि वाल्मीकि ने भी क्रौंची के विलाप से प्रभावित होकर जो कहा था, मां निषाद प्रतिष्ठा, वह छंद बन गया था। शिल्प में लिखेंगे, काल छायावाद, भाषा संस्कृत निष्ठ होते हुए भी सरल सुकोमल प्रवाहमयी, जल्दी जल्दी का प्रयोग मन की व्यग्रता को सहज अभिव्यक्ति प्रदान करता है। शैलियात्मक कथात्मक, मुक्त छंद, अलंकार क्यों कवि कहकर झूम झुके में अनुप्रास, जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार।